चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा सदन की कार्रवाई। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के हैं आसार। 2 दिन की कार्रवाई में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष ने जमकर जवाब दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां आज तीसरा दिन शीतकालीन सत्र का और संसद में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार आज के दिन भी हैं। 2 दिन के सदनों की बात की जाए तो कई सारे अहम मुद्दे रहे हैं जिन पर चर्चा हुई है। और विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की अगर बात यहां पर की जाए, कई से अहम मुद्दे उठाए गए हैं और यहां पर विपक्ष द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि अहम प्रश्न लेकर के सत्ता पक्ष से ये प्रश्न किए जाए और सत्ता पक्ष भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही। इधर हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह हंगामेदार रहा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने कई अहम मुद्दों को उठाया, जिसका जवाब सरकार के मंत्रियों ने दिए। इसराना से विधायक बलवीर सिंह ने अपने हलके में खराब सड़कों की मरम्मत और सड़कों के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 5 सड़कों पर काम चल रहा है, बाकी सड़कें विधायक को मिलने वाले 25 करोड़ की राशि के तहत करवाया जाएगा। कैथल से विधायक लीला राम ने पूछा कि उनके हलके में कई गांवों में गंदे पानी की निकासी की समस्या है। इसके जवाब में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि कई गांवों में यह काम चल रहा है, बाकी गांवों का काम भी जल्द हो जाएगा। वहीं कालावाली से विधायक शीशपाल सिंह केहरावाल वाला में परिवार पहचान पत्र के सत्यापन कार्य का मुद्दा उठाया गया। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस मुद्दे पर पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष को जवाब दिया। वहीं मूलचंद शर्मा के बाद सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सदन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो चीजें ठेकेदारों के जरिए चल रही थी, उस ठेकेदारी के बदले हमने सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हम लोगों को विदेश में नौकरी के लिए अलग अलग मौका देंगे। तो कई सारी अहम चीजें रही जिस पर नजर डालते सीएम मनोहर लाल नजर आए। उन्होंने सदन में आपको बता दें ये भी कहा कि ठेकेदारों से जरिए चल रही है, जो चीजें ठेकेदारों के जरिए चल रही है, उस ठेकेदारी के बदले हमने सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं। सीएम प्राइवेट यानी ठेकेदारों के माध्यम से सारी चीजें चल रही थी, जिसका सरकार भी उपयोग करती थी, बोर्ड कॉर्पोरेशन उपयोग करते थे, यूनिवर्सिटी उपयोग करती थी। और प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, वो भी वहीं से लेता था प्राइवेट वाले से। हमने एक सरकारी प्लेटफॉर्म दे दिया सबको। सरकारी प्लेटफॉर्म में अगर कोई लेता है, कल को हम एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं। सुनिए, हम ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, जिसमें अभी तक तो सब प्राइवेट एजेंसी जो है विदेशों में नौजवानों को भेजती हैं और यहां से कबूतरबाजी होकर के दुनिया भर के इलीगल तरीके से भी जाते हैं। कितने ही केस बने हुए हैं। आज मान लो हम अगर सरकारी प्लेटफॉर्म दे देंगे जनता को कि भाई इसके माध्यम से आप जाओ, विदेश में नौकरी मिलती है, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, जनता को। हम कोई प्राइवेट लोगों के माध्यम से चयन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है, उस कंपनी में सारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वही है, केवल प्राइवेट को फैसिलिटेशन दिया है। भाई आपको भी आदमी चाहिए, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है। सरकार को भी, बाहर भी, जहां जरूरत है, नॉर्म्स वही रहेंगे जो उस कंपनी के। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के बीच हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती को लेकर के तीखी बहस हुई। हुड्डा ने कहा कि इस निगम से ठेका प्रथा खत्म नहीं हो रही है, बल्कि सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। इसका जब ये बनाया था, उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये ठेका प्रथा खत्म करने के लिए है। ये ठेका प्रथा खत्म हो रही है, सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। ठेका प्रथा 2 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, ना उसकी प्रमोशन है, ना आगे कोई है, कच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। और कितने दिन रहेगा कच्ची नौकरी के लिए? ठेका प्रथा क्या थी? ठेका प्रथा यही थी, कच्ची नौकरी थी। वही आप काउंट कर रहे हो। अच्छा बोलो। आपने कहा कि ये ठेका प्रथा खत्म करेंगे, और एक तरफ कहा आपने कि 25,000 हम भर्ती करेंगे इसमें, अभी थोड़े दिन पहले। इसका मतलब ये 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे आप। जो 25,000 भर्ती करोगे,
तो 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे, यही मतलब हुआ ना। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 1,82,000 खाली जगह आपकी सीधी भर्ती करो। और कोई क्राइटेरिया, पढ़े लिखे बच्चों को जो मतलब अफसर लग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उनको कम तनख्वाह में रखना एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करते हैं। इसको तुरंत वापस किया जाए। ये खिलवाड़ कर रहे हो आप बच्चों के साथ। एचकेआरएन एक विशेष पर्पज से बनाया गया है और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। इधर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कवर डंपिंग सेंटर बनाने की भी मांग उठी। विधायक प्रमोद कुमार बैज ने पानीपत शहर में घर घर से कचरा उठाने के लिए सरकार द्वारा संस्थापित संग्रह केंद्रों को लेकर के सवाल किया, जिस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि कवर डंपिंग सेंटर बनाने की जगह तलाश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट जेबीएम कंपनी को दिया गया, उसके अंतर्गत उसको पानीपत नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगभग 45 प्राइमरी सेंटर खोलने थे, जहां की डोर टू डोर कलेक्शन के बाद कूड़ा वहां जाएगा और वहां से सेकेंडरी पॉइंट पे जाएगा। आज लगभग 4 साल होने को आ गए हैं, पानीपत कारपोरेशन ने एक भी सेंटर नहीं खोल के दिया, एक भी। स्थिति यह है कि डोर टू डोर कलेक्शन करने के बाद कूड़ा करकट जितना भी है वो गलियों में कहीं ना कहीं खंबे की आड़ में, किसी छोटी मोटी बिल्डिंग की आड़ में फेंक दिया जाता है और दिन भर हवा वगैरह चलती है, उससे बिखरता भी है और बदबू भी फैलती है। मेरी प्रार्थना यह है कि नगर निगम को यह कहा जाए कि तुरंत जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेंटर खोलने थे प्राइमरी, वो खोले जाएं। दूसरा मेरा आग्रह यह है कि जो सेकेंडरी पॉइंट खोला गया सेक्टर 25 पार्ट 2 के अंदर जिम खाना क्लब के बराबर में, मित्तल मॉल उसके बराबर में है, जिम खाना क्लब है, पॉश एरिया है, बहुत महंगा एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, वहां पे सारा दिन बदबू फैली रहती है। मेरी प्रार्थना यह है कि सेकेंडरी पॉइंट को शहर से दूर जहां आबादी नहीं है वहां पर खोला जाए, ताकि वहां से निकलने वाले जो सारे लोग रहते हैं उनको बहुत असुविधा है। आदरणीय विधायक की बात जायज है। जो प्राइमरी सेंटर हैं वो इसलिए खोलने की मंशा नहीं है क्योंकि जैसे ये स्वयं मानते हैं कि जो सेकेंडरी पॉइंट खोला हुआ है वहां काफी गंद होता है और अगर इस तरह से हम एक ही शहर में कई प्राइमरी सेंटर खोल लेंगे तो वो कई जगह उसको गंद फैलेगा। जहां तक जिमखाना के पास जो जगह की बात है और इनका कहना है कि वो पोश एरिया में है, तो मेरा इनसे निवेदन है कि कोई जगह ऐसी सिलेक्ट करके हमें बता दें तो हम जगह जो है सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर के लिए दूसरी जगह का हम विचार। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधायक लीला राम ने कैथल में अपने विधानसभा क्षेत्र के नौच, दयोरा, पाडला, सजूमा और धौस गांव में गंदे पानी की निकासी को लेकर के सवाल किया, जिस पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जवाब देते हुए कहा कि गंदे पाल यहां पर वो जवाब देते नजर आए। ये गांव बहुत बड़े बड़े गांव हैं, 10,000 की आबादी से ज्यादा बड़े गांव हैं। जैसे सजुमा गांव ऋषि सुखदेव मुनि जी की तपोस्थली है अध्यक्ष जी, और बड़ा गांव है, सारे गांव का पानी वहां उसी तालाब में पड़ता है और मैं मंत्री जी ने उसको मंजूर भी किया है, करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, परंतु मंत्री जी उसका काम बहुत स्लो स्पीड से चला हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी स्पीड बढ़ाने का काम करें
और पाड़ला गांव भी मंत्री महोदय एक बड़ा गांव है, उसकी भी 10,000 से आबादी ज्यादा है। अध्यक्ष जी, उस गांव के बीच में एक तालाब है। मंत्री महोदय, मैं आपके संज्ञान में लेकर के आना चाहता हूं, वो तालाब गांव के बिल्कुल बीच में है। आपने जिस तालाब का सफाई का और उसको सड़क से पानी के खड्डे दूर करने का काम किया है, वो दूसरा तालाब है जो वो गांव के बीच में और बहुत बड़ा तालाब है। वो आज भी पौंड अथॉरिटी की आईडी में नहीं है। और पिछले दिनों वहां पर +2 का स्कूल है जी, और पूरे का पूरा स्कूल भी पानी से भर गया था। मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस तालाब को भी पौंड अथॉरिटी के तहत लेकर के खदवाने का काम करें, ताकि गांव को गंदे पानी से और उसकी निकासी का प्रावधान करने का काम करें। और इसके अलावा भी जो ये मैंने गांव आपको दिए हैं मंत्री महोदय, देवरा गांव भी बहुत बड़ा गांव है, दोस गांव भी बड़ा गांव है, नोच गांव भी 10,000 से ज्यादा की आबादी का गांव है। उसमें खड़ौदा गांव का पिछले दिनों काफी अखबार में मीडिया में भी छाया रहा मुद्दा, वहां पर भी गंदे पानी की निकासी का बहुत बड़ा मामला है जी। अध्यक्ष महोदय, जो पाडला गांव का चौहोड़ मंदिर वाला है, उसका काम आपका चला हुआ है, उसको हम गति देने का काम करेंगे। और चक पाडला तालाब, इसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जो आप मेरे ख्याल से मेरे को बताना चाह रहे हैं। ये गांव के बीच में है, ये सरकार की या पौंड अथॉरिटी की आईडी में नहीं है, इसको कृपया लेने का। और बहुत बड़ा तालाब है, पता नहीं किस वजह से वो तालाब छूटा हुआ है, इसको हम डलवाने का काम करेंगे। है तो ये जोहड़ होगा, गांव के बीच में बड़ा तालाब है जी, छोटा नहीं, बहुत बड़ा तालाब है। ठीक है जी, इसको भी विधायक जी डलवाने का काम करेंगे। और जो आपने सजुमा गांव के जो 3 जोहड़, तीर्थ तालाब, भारेव तालाब, दरंगो वाला, ये काम आपके प्रोग्रेस में है। और इनके साथ जो एक आपका दरुंगा वाला तालाब है, ये पशुओं के साफ पानी का तालाब है। और अरमंद वाला है, ये भी पशुओं के साफ पानी का तालाब है। एक बढ़िया वाला है, ये सूखा तालाब है। आपके इनमें से 2 जो गांव हैं, जिसमें सुजमा और सजुमा और पाडला, इनमें से एक तालाब आप डलवाने की बात कर रहे हैं, उसको हम पौंड अथॉरिटी को बोल के उसको भी हम उसमें डलवाने का काम करेंगे। और जो 3 गांव और हैं आपके तीनों, इनके भी एस्टीमेट हमने बनवाने शुरू किए हुए हैं। ये तीसरे फेज में हमने डाला हुआ है, इसको भी हम फौरी तौर पर इनको आने वाले समय में इनको सुधार। कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने पूछा कि उनके हलके में कालका और रायपुर रानी इलाके में सामुदायिक केंद्रों में ब्लड बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, अगर है तो इससे कब तक हो जाएगा काम। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कुल 140 ब्लड बैंक हैं और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में और पंचकुला में ब्लड बैंक के निर्धारित से ज्यादा कैपेसिटी है, इसलिए अलग से ब्लड बैंक नहीं खोला जा सकता। मेरा सवाल था कि क्या रायपुर रानी और कालका स्वास्थ्य केंद्र में कोई ब्लड बैंक स्थापित करने की सरकार की योजना है, तो वो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि नहीं। हमारा रायपुर रानी एरिया से कम 50 किलोमीटर दूर, चाहे कोविड का समय था, चाहे डेंगू की बात हो, प्लाज्मा की बात हो, ब्लड डोनेशन की कमी की बात हो, तो कई जगह साधन नहीं, बसों की दिक्कतें परेशानियां, दूर दराज क्षेत्र से लोगों को या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बड़ी लूट मार वहां पिछले दिनों हुई, जहां बीमारियां फैली आई। तो मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा कि कालका और रायपुर रानी में अगर आप ब्लड बैंक स्थापित नहीं करना चाहते तो कम से कम मिनी ब्लड बैंक वहां जरूर स्थापित किया जाए। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जनसंख्या का 1% नेसेसरी है ब्लड बैंक यूनिट लगाने के लिए। पंचकुला की जो 2011 के सेंसस के मुताबिक जनसंख्या है 5,60,000, और जिसको अगर आज का कैलकुलेट किया जाए 6.7 लाख आती है, और जिसके मुताबिक
पंचकूला की रिक्वायरमेंट बनती है 6,700 यूनिट और यूनिट पर ईयर, और पंचकूला की जो आज कैपेसिटी है वो है 11,160 ब्लड यूनिट्स पर ईयर। तो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ही हम लगाते हैं। पंचकूला सिविल अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप बैंक है, कमांड हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप है, 3 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लड स्टोरेज सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रायपुर रानी में है। प्रेजेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज सफिशिएंट। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भी अगर हम देखें अपने प्रदेश में तो हमारे प्रदेश में 140 ब्लड बैंक हैं, जिसमें से 32 गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 108 प्राइवेट सेक्टर में हैं। इन 140 बैंकों में जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर है की फैसिलिटी है वो 113 ब्लड बैंकों में है, 20 गवर्नमेंट के अस्पतालों में है और 93 प्राइवेट अस्पतालों में है। और अगर हम WHO की गाइडलाइन के मुताबिक देखें तो 1% की पॉपुलेशन के मुताबिक सर प्रदेश में जो रिक्वायरमेंट है वो 3,30,000 बनती है और प्रदेश में आज जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है वो 4,25,000 की है। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में ब्लड बैंक का सफिशिएंट मात्रा में रादर अधिक जो है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा सत्र की कार्रवाई देखने पहुंचे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की तरफ से पंडित विनोद शर्मा और राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर जो है वो विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर विधानसभा के अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सांसद का स्वागत किया गया है स्पीकर महोदय के द्वारा। तो ये दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा में सभी सदस्य, अधिकारियों और पत्रकारों के लिए मिलेंट्स भोज का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद और सीएम मनोहर लाल ने बाजरे के बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। तो वहीं आपको बता दें, मिलेट्स भोज में सदन की कार्रवाई देखने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और बाजरे के बने व्यंजनों का आनंद लिया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें, जो आपको बता दें कि विधानसभा में काफी अहम भोज का आयोजन किया गया और जिसका लुत्फ उठाते हुए तमाम सदस्य नजर आए। तो बाजरे से बने हुए व्यंजनों का लुत्फ यहां पर उठाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर लंच का आयोजन किया गया, जिसका लुत्फ उठाते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर, सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है बाजरे के व्यंजनों का लुत्फ यहां पर तमाम सांसदों और तमाम सदस्यों के द्वारा उठाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में दूसरे चरण की तैयारी को लेकर के हरियाणा कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल के जाट सभा भवन में भारत जोड़ो यात्रा के जिला संयोजक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में यात्रा के दूसरे चरण को लेकर के रणनीति बनाई गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले चरण के दौरान यात्रा को शानदार समर्थन मिला,
जिससे साफ है कि लोग सरकार से परेशान हैं और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं उदय भान ने कहा कि हरियाणा में यात्रा को पहले चरण में ऐतिहासिक जन समर्थन मिला है और दूसरे चरण में 6 जनवरी को पानीपत में होने वाली रैली इतिहास रचेगी। कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन की आंधी चल रही है। प्रदेश की हरियाणा के अंदर जो सुबह 6 बजे इतनी भीषण सर्दी में जो बेहतरीन जिस तरह से जो रिस्पांस जो लोगों को मिला और उसके बाद पूरे इसमें मेवात में, सोना में, गुड़गांव जिले में, फरीदाबाद में जो जल समुद्र निकल करके आया, जन सैलाब, लाखों आदमी, 10 किलोमीटर तक जगह नहीं थी, लाखों लोग वहां पर आए। उससे ये पता लगता है कि इस भाजपा से कितने लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं। करनाल में हमारी कार्यकर्ता बैठक रही, जिसमें राहुल जी का जो कार्यक्रम दूसरे चरण का भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां 2 बार राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। पहले 3 दिन मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में राहुल जी जब आए तो अभूतपूर्व स्वागत उनका हुआ। उनके शब्द ये थे कि हरियाणा जैसा स्वागत कहीं नहीं हुआ। ये दूसरे चरण में राहुल जी पानीपत पहुंच रहे हैं 5 की रात को, 6 को सुबह पानीपत में बहुत बड़ी जनसभा होगी, जिसकी तैयारी आज हमने यहाँ बैठक ली। 7 तारीख को पानीपत में 6 को सभा होगी, 7 तारीख को राहुल जी करनाल में आएंगे। 7 को वॉक पूरी करनाल के अंदर कोण गांव से शुरू होते हुए और करनाल शहर में एंटर करते हुए नमस्ते चौक से NDRI चौक तक ये पूरी यात्रा का रूट 7 तारीख का रहेगा। सारी कांग्रेस एकजुट होकर अभूतपूर्व स्वागत करेगी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।